नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 1 और 1 11। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। अगले 1 घंटे रहिएगा साथ, तमाम खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। लेकिन शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। भारतीय वायुसेना को आज स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर के रूप में नई ताकत मिलने वाली है और 10 लड़ाकू हेलीकॉप्टर वायुसेना में पहली खेप के रूप में शामिल किए जाएंगे। इन हेलीकॉप्टर से मिसाइल हमला भी मुमकिन है और ये दुश्मन के रडार को भी चकमा दे सकते हैं। तो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH ये तकरीबन 16,500 फीट की ऊंचाई तक बहुत आसानी से जा सकते हैं। पाकिस्तान ने एक तरफ से अपने नापाक मंसूबों को लगातार अंजाम देता रहता है, प्रयास तो कम से कम करता रहता है, हालांकि उसको हर बार मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन अब भारत की वायुसेना और ज्यादा सशक्त होने वाली है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने वाला है लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर। दूसरी तरफ चीन, और जिस ऊंचाइयों पर चीन लगातार परेशान करने की कोशिश भारत को करता है, वहां पर ये सबसे कारगर साबित होगा, क्योंकि हर जगह पर आपको फाइटर जेट्स नहीं चाहिए होते, तो वहां पर आप इस लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। Mi-25, Mi-35 आपके पास, लेकिन ये उससे कहीं एडवांस, इस कैटेगरी में उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ किसी और देश के पास ऐसा नहीं है। और इस LCH पर अर्पिता जी, भारतीय जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी मोहर भी। बिल्कुल, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते रहे हैं कि अपने देश को ही सशक्त बनाना है और इस दिशा में उस वक्त से ही काम भी हम देखते रहे हैं, और जिसके कह सकते हैं कि जो काम शुरू हुआ, आज एक और सौगात देशवासियों को मिलते हुए स्वदेशी उड़ान। अब LCH जो है वो गरजेगा। मेक इन इंडिया स्पेशल LCH है ये, जिस जो खासियत है वो भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। 5800 किलोग्राम वजन जो है वो है, रफ्तार इसकी 268 किलोमीटर प्रति घंटे की। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नजर आ रहे हैं और हमारे संवाददाता मंजीत नेगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। मंजीत, अब से कितनी देर भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने वाला है LCH? देखिए राजीव, थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश में बने पहले स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH को आधिकारिक तौर पर वायुसेना के बेड़े में पाकिस्तान सरहद के नजदीक जोधपुर एयरबेस में शामिल करने जा रहे हैं। और ये एक तरह से वायुसेना के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो, चाहे हम अपाचे की बात करें, Mi-17 की बात करें, जो भी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं वो विदेशी हैं। और काफी लंबे इंतजार के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इस हेलीकॉप्टर को तैयार किया है और भारत की जो सरहद की चुनौतियां हैं उसको देखते हुए, खासतौर से अगर हम चीन सरहद की बात करें, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहाँ उत्तराखंड में 20,000 से लेकर 25,000 फीट पर भारतीय सैनिक तैनात होते हैं। इन ऊंचाइयों पर उड़ान भरने वाले एक ऐसा हेलीकॉप्टर चाहिए जो हथियारों से लैस हो, और इसीलिए LCH में वो तमाम खासियत हैं। वो 20,000 से ऊंची उड़ान भर सकता है, जिस तरह से अपाचे या Mi-17 उड़ान भरते हैं, और तमाम उसमें विदेशी हथियार लगाए गए हैं। और इस तरह से आने वाले दिनों में ये पहली स्क्वाड्रन होगी जिसमें 15 हेलीकॉप्टर LCH भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे। और बिल्कुल मंजीत, ये तस्वीरें भी हम देख ही रहे हैं। राजनाथ सिंह भी यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और देखिए इसकी जो खासियत है, अब सवाल यही है कि LCH आखिरकार खास क्यों है। हेलमेट माउंट डिस्प्ले सिस्टम, ये इसकी खासियत है। नाइट विजन डिवाइस से इंटरफेस होता है। और वायुसेना स्टेशन पर देखिए कार्यक्रम का ये आयोजन की तस्वीरें भी साथ ही साथ हम आपको दिखा ही रहे हैं, जिसमें राजनाथ सिंह भी आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। तो वंदे मातरम की गूंज सुनाई दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको इस वक्त तस्वीरों में दिखाई देंगे और बताया जा रहा है कि वो खुद उड़ान भरने वाले हैं LCH में, तो बैठ कर खुद देखने वाले हैं। तो तस्वीरें हैं, स्वदेशी उड़ान से LCH गरजने वाला है। अब कम से कम इस क्षेत्र में हम किसी और देश पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं, और LCH इस बात का गवाह है कि उत्कृष्ट हेलीकॉप्टर हम बना सकते हैं और हमने बनाया है। तस्वीरें, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री खड़े होंगे संभवतः। अब जो आधिकारिक रूप से वायुसेना के बेड़े में शामिल होना है वो प्रक्रिया आरंभ हो रही है।
तो यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं और खास बात यह है कि जैसा राजीव भी बता रहे हैं, मेक इन इंडिया स्पेशल है। LCH HAL ने इसको दरअसल विकसित किया। 2 पायलट के बैठने की इसमें क्षमता है और कई खासियतों से ये लैस है। एक बार में 3.25 घंटे तक ये उड़ान भर सकता है। माननीय रक्षा मंत्री चीफ ऑफ एयर स्टाफ कमांडिंग ऑफिसर 143 और सभी वायु परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सुख शांति समृद्धि और लक्ष्मी का आशीर्वाद प्रदान करना। ओम शांति शांति शांति। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم يا الله سبحانه وتعالى يا الله تبارك عندكم بركة محمد الله يا الله تبارك اسم يا الله الاستسقاء والاستسقاء والله يا الله استعاذ جميع الرحمن يوم القيامة يا الله تسقى الناس تجسس وبرم يا الله ولكن أنا على كيف فرما يا الله من سيدنا من فرما يا الله تمام دعاء ورحمة الله على خير محمد وعلى صحبه أجمعين برحمة الله الرحمن الرحيم अरदास को ओंकार शिवाय गुरु की फतेह श्री भगवती जी सहरे बाप भगवती जी की पातशाही रसोई के तम भगवती समिता नाम की लेंगे आए फिर अंदर बोलते हैं विकास नाम से हुई सहारे तो सब धर्म संभाव की ये तस्वीर और पुजारी भी वहां पर, तो मौलवी भी वहां पर, और जो सिख धर्म को मानने वाले हैं उनके धर्मगुरु भी, तो ईसाई धर्मगुरु भी वहां पर मौजूद और विधिवत स्वागत किया जा रहा है, विधिवत पूजा हो रही है और बिल्कुल इसी तरह से स्क्वाड्रन को शामिल किया जाएगा भारतीय वायुसेना में। एयरमैन साहिबान के सिंह संचार के निष्प्राण वीडियो दासने की करवा रहे हैं वीडियो आप जी का काम को धन्यवाद शुक्राना है अन्य संस्थाइयों के LCH के जंगी जहाजों में सारी आप निवेदन का साथ कराई है वीडियो आपकी कृपा करना अन्य संस्थाइयों ने हर प्रदान करके बख्शिश करना है वीडियो अड़े से चढ़े से कला आप जी की रहते वाय वीडियो कृपा करनी है वीडियो समूह देशा विदेशा है वीडियो कौमा में आपसी प्रेम प्यार भाईचारा होने की कृपा करनी है वीडियो सर्वत्र परेजी के दास बेनती जो नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वत वाला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें सहायता मिलती है जो आसमान और जमीन के सृष्टिकर्ता हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से आज भारत की क्षमता को न सिर्फ भारत में सलाम किया जा रहा है, बाकी देश जो हैं वो भी आज भारत जिस तरीके से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और रक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ा रहा है, आज हर कोई उसकी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, LCH दुश्मन की उड़ती मौत का इसको दूसरा नाम कह सकते हैं। देश में बना सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है ये। स्वदेशी वॉर मिशन
अब एक तरीके से कह सकते हैं। और जो हमारे दुश्मन है पाकिस्तान, चीन, अब ये थर थर कांपेंगे, क्योंकि एक क्षेत्र में भी जो स्वदेशी निर्माण करके हम अपनी वायुसेना को भेंट दे रहे हैं, उससे दिख रहा है कि कितने मजबूती से हम आगे बढ़ रहे हैं। जोधपुर एयरबेस पर इसको तैनात किया जाएगा और दुश्मन को अब खबरदार हो जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का हेलीकॉप्टर अब तैयार। आमीन आमीन आमीन। Ladies and gentlemen, look to your right. In the sky, you will find a 3-acre formation led by one light rocket helicopter incident. Flown by Wing Commander Saurabh Sharma and Squadron Leader Anish Tiwari. तो ये महत्वपूर्ण क्षण, क्योंकि भारतीय रक्षा क्षेत्र और ताकतवर हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक सुरक्षा की कैबिनेट कमेटी ने इसी साल मार्च में 15 स्वदेशी लाइट अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदने को मंजूरी दी थी। उसमें से जो ये 15 LCH मिल रहे, इसमें 10 तो वायुसेना के लिए होंगे, जबकि 5 थल सेना, भारतीय थल सेना इसका इस्तेमाल करेगी। तकरीबन 350 करोड़ रुपए में HAL से खरीदे गए हैं और ये पहला अटैक हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर सिर्फ सामान को इधर से उधर ही नहीं ले जा पाएगा, बल्कि ये हमला करने में भी सक्षम है। कारगिल वॉर के समय में इस तरह के हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट, जरूरत महसूस हुई थी और उसके बाद से इस पर काम करना शुरू किया गया। और अब आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, जोधपुर में ही फिलहाल बताया जा रहा है कि तैनात होंगे। एयरफोर्स की शक्ति बढ़ाएगा अब जिस तरीके से ये हेलीकॉप्टर जो है मिलने वाला है, इसका गलत सुनिए। तो ये फाइटर जेट्स की आप उड़ान देख सकते हैं। ये फाइटर जेट्स भी इस वक्त जोधपुर एयरबेस के ऊपर उड़ान भरते हुए दिखाए थे ना। संभवतः आपसे थोड़ी देर बाद जो शक्ति आप देखना चाहते हैं LCH की, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की, वो भी आपको नजर आएंगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उसमें बैठकर उड़ान भर सकते हैं। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित भी कर सकते हैं। जो शक्ति बढ़ी है वायुसेना की, उस बारे में अवगत करवा सकते हैं और संदेश यहां से क्लियर होगा, खासतौर पर चीन और पाकिस्तान के लिए, जिनका बस एकमात्र मकसद है भारत को परेशान करना, भारत की जमीन पर नजर रखना। लेकिन आंख दिखाने वालों के लिए ये LCH है। और एक खास बात है राजीव, देखिए 1999 में याद होगा आपको जो कारगिल युद्ध हुआ, उस दौरान सेना को अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर हमला करने वाले हेलीकॉप्टरों की बहुत कमी महसूस हुई थी। और उसी दौर में ऐसे हेलीकॉप्टर होते तो सेना पहाड़ों की चोटी पर बैठी पाक सेना के बंकरों को उड़ा सकती थी। इस कमी को दूर करने के लिए ये बीड़ा उठाया गया। एक्सपर्ट्स ने और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL परिसर ने इसका निर्माण करने की चुनौती दी। सेना एयरफोर्स की आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन तैयार किया गया और इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। 22 साल का लंबा इंतजार राजीव हमें हुआ और 22 साल के बाद हमारा वो सपना अब पूरा होने को है। ये ऐतिहासिक लम्हा है, ऐतिहासिक घड़ी है जो आज ही पूरा हो रहा है। इतनी साल की मेहनत के बाद एयरफोर्स को HCL यानी हल्का लड़ाकू विमान आज मिलने जा रहा है। खास बात देखिए ये भी है कि नवरात्रि की अष्टमी के दिन ये एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो रहा है। बिल्कुल, ये पल खास है। एक और बहुत दिलचस्प बात यह है कि हाल में भारत ने अमेरिका से एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे खरीदे थे और जब कारगिल में सियाचिन की चोटियों पर इनकी टेक ऑफ हुई या लैंडिंग हुई तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें पेश आई। तो ऐसे में ये जो लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है तो ये हल्का है, इसका वजन कम है और खास रोटर्स होने के चलते ये इन ऊंचाइयों पर किसी भी मिशन को आराम से अंजाम दे सकता है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि थल सेना को भी 5 LCH मिलने वाले हैं, वायुसेना के बेड़े में 10 LCH शामिल होंगे। हालांकि किसी भी स्क्वाड्रन में 17 से 20 जो है जो विमान है या जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो होते हैं, लेकिन अभी वायुसेना के पास 10 जाएंगे तो 5 थल सेना के पास जाएंगे। और राजीव सवाल ये उठ रहा था कि आखिरकार ये आज जोधपुर को ही क्यों चुना गया है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन क्योंकि देखिए सियासत अलग, लेकिन यहाँ इसके पीछे की वजह LCH के जोधपुर सिलेक्शन के पीछे कई कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण लेकिन इसमें पाकिस्तान बॉर्डर, अमेरिका निर्मित लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे की यूनिट कश्मीर क्षेत्र में पठानकोट में तैनात है। इस साल जून में सेना को मिले जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है उसकी यूनिट को अगले साल की शुरुआत में बेंगलुरु से चीन बॉर्डर के पास तैनात कर दिया गया था। और ऐसे में पश्चिमी सीमा यानी राजस्थान पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर की कमी महसूस हो रही थी। इधर जोधपुर सबसे पुराना एयरबेस है। फिर तय किया गया कि LCH की पहली स्क्वाड्रन जोधपुर में ही तैनात की जाएगी।
और इसीलिए जोधपुर को चुना गया है और यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है जिसमें शिरकत करने के लिए आप तस्वीरों में देख रहे हैं राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं। राजस्थान में स्क्वाड्रन मिलने के बाद आप समझिए कि अपाचे और एलसीएच दोनों बॉर्डर को आसानी से कवर कर सकेंगे और इसीलिए आज इसकी तैनाती भी कह सकते हैं यहीं से होगी इसकी शुरुआत, इसीलिए ये जोधपुर चुना गया। राजीव, अर्पिता, आपने बताया कि क्यों जोधपुर एयरबेस को चुना गया। हालांकि भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने से पहले एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है किसी भी विमान को, उसका ट्रायल होता है, टेस्टिंग होती है। और एलसीएच की बात करें तो इन हेलीकॉप्टर्स का जो ट्रायल है वो रेगिस्तान में भी हुआ है, राजस्थान के रेगिस्तान में भी हुआ है, तो ऊंची चोटियों पर भी, सियाचिन तक पे हुआ है जिसकी अच्छी खासी हाइट है और हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है, वहां पर भी इसकी टेस्टिंग हुई और दोनों जगह पर ये कारगर और कामयाब साबित हुआ है। यही वजह है कि ये बेड़े में शामिल हो रहा है। जो इसका फ्यूल कंजम्पशन है, जो फ्यूल खर्च होता है तुलनात्मक कम होता है, इसके वजन की वजह से इसमें हथियार लगे हुए हैं, तो ये इसे आधुनिक बनाता है और ज्यादा घातक मारक बनाता है। और आज औपचारिक तौर पर वायुसेना में शामिल हो रहा है एलसीएच, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और हालांकि एलएसी पर इसका ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिशें होंगी क्योंकि वहां पर हमारे सामने बड़ा खतरा है चीन। बिल्कुल, और इसीलिए सबसे अच्छी बात जिस तरीके से स्वदेशी ताकत बढ़ाने की कोशिशें न सिर्फ हुई, हम 22 साल के बाद आज वो सपना हमारे सामने साकार हो रहा है और ये कैसे तैयार हुआ 22 साल के सफर को भी जरा जल्दी से समझ लेते हैं। 2004 में पहली बार सेना को बताया कि अपने यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ध्रुव के फ्रेम पर हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने पर काम कर रहा है। 2006 में एचएएल ने पहली बार सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि वो हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने जा रही है और इस घोषणा के बाद विदेश से ऐसे हेलीकॉप्टर खरीदने की अपनी योजना को सीमित कर दिया गया था। 2008 में इसके प्रोटोटाइप यानी मॉडल की पहली सफल उड़ान के बाद एचएएल ने घोषणा ये की कि हमने एचसीएच बनाने की दिशा में आधा रास्ता तय कर दिया है। And will be the most critical step in achieving self-reliance. स्क्वाड्रन लीडर गौरव गुप्ता, टेक्नोलॉजी जो इसमें है वो जाहिर सी बात है एडवांस्ड है, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इसको एकदम अलग किस्म की मशीन बनाता है? शुरुआत करते हैं इसका स्ट्रक्चर से। जो इसका स्ट्रक्चर बना है वो एक कॉम्पोजिट मटेरियल से बना है। जैसा कि आप जानते हैं मेटल हैवी होता है, कॉम्पोजिट लाइट होता है। जो इसकी मैन्यूवरेबिलिटी है, एजिलिटी है, उसी की वजह से है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पूरा कॉम्पोजिट से बना है। दूसरी टेक्नोलॉजी इसमें है रिजिड रोटर, जिसमें कि रोटर्स में कोई हिंजेस और बियरिंग्स नहीं होते, सो इसका रिस्पॉन्स पायलट इनपुट के अकॉर्डिंग बहुत फास्ट रहता है। और कुछ टेक्नोलॉजी है जैसे ये एक कैमरा लगा है जिससे आप दिन और रात में देख सकते हैं। अंदर आपके जो डिस्प्ले सिस्टम्स हैं, हाँ जी, पॉड जिसको पॉड बोलते हैं, कैमरा से क्लियर तस्वीरें दिन और रात में आप अपना टारगेट एक्वायर कर सकते हैं। जो डिस्प्ले सिस्टम है, पहले डायल गेजेस हुआ करते थे जिससे हमें इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता चलता था, अभी उन सबको रिप्लेस करके मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेस लगा दिए गए हैं इसके अंदर। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय वायुसेना को आज स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर के रूप में नई ताकत मिलेगी। इन हेलीकॉप्टर से मिसाइल हमला भी मुमकिन है और ये दुश्मन के रडार को भी चकमा दे सकते हैं। 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं कारगिल युद्ध के बाद एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई थी और अब भारतीय वायुसेना के पास एक अपना भारत में बना कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। सब बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूंगा और बड़ा मूवमेंट है आपके लिए। आप कमांडिंग ऑफिसर हैं इस स्क्वाड्रन के, धनुष स्क्वाड्रन नाम दिया गया है, तेज तरार नाम लगता है। क्या अपेक्षाएं हैं इस हेलीकॉप्टर से? ये मुझे बहुत गर्व है कि हम आज हमारा खुद का अटैक हेलीकॉप्टर है और जैसे आपने कहा धनुष, इस तेज तरार हेलीकॉप्टर के लिए इससे अच्छा यूनिट का नाम मुझे लगता है नहीं हो सकता था। सो इस प्लेटफॉर्म से हमें बहुत उम्मीदें हैं और ये उम्मीदें जो मैं बता रहा हूँ बहुत विश्वास के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ क्योंकि हमारे जितने ट्रायल्स हुए हैं और जैसे जहाज डेवलप हुआ है और इसका जितना भी टेस्टिंग हुआ है इसमें बहुत ही कैपेबल साबित हुआ है और ये हमारे भारतीय वायुसेना को बहुत अच्छा एक योगदान देने वाला है फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए। क्या ऐसी कैपेबिलिटीज हैं सर इसमें जो और हमारे जो अभी तक के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं उनमें नहीं है? कैसे ये उनसे अलग है? खास करके अब हमारे पास अपाची भी आ गया है जो कि एक मॉडर्न कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, लेकिन एलसीएच में ऐसा क्या है जिसको अलग बनाता है?
देखिए, मैं इसकी तुलना किसी हेलीकॉप्टर से नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इसका, जैसे आपने खुद बताया, इसका डेवलपमेंट ही एक यूनिक रिक्वायरमेंट के लिए हुआ है। सो वो जो रिक्वायरमेंट है, जो हाई ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करने वाला और अपने दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट करने वाला जो रिक्वायरमेंट है, वो इसकी खासियत है। वो ये हेलीकॉप्टर उसीलिए बना है और उसमें काफी सक्षम है। और मैं कहना चाहूंगा कि कोई दूसरा हेलीकॉप्टर नहीं है जो उस ऑल्टीट्यूड तक और उस वेपन पे अलाउट के साथ वहां पे ऑपरेट कर सकता है। जोधपुर एयरबेस की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब से कुछ देर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सवारी करने वाले हैं LCH की, और तस्वीरें वहां से लगातार आ रहे हैं। वहां पर सुखोई भी मौजूद थे और कुछ आप देखेंगे कि फाइटर जेट्स वहां पर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। भारतीय क्षमता को आज आप देखिए, आत्मनिर्भर भारत की ये झलक है कि अब हम सशक्त हैं रक्षा क्षेत्र में। दिल्ली में एक फ्लाइट उतरने नहीं दी गई क्योंकि बम की खबर सामने आई है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, तेहरान से चीन जा रहे यात्री विमान में बम की खबर सामने आई है, जिसके बाद दिल्ली में इजाजत नहीं दी गई। खबर मिलते ही भारतीय एजेंसियां हरकत में आई है। ये बड़ी खबर है। खबर मिलते ही भारतीय एजेंसी इस वक्त अलर्ट पर। भारत ने दिल्ली जयपुर में इसे उतरने की इजाजत नहीं दी। जोधपुर में LCH हिस्सा बना, लेकिन दूसरी तरफ ये बड़ी खबर मिल रही है, चीन की तरफ ये तेहरान का विमान निकल गया। ये यात्री विमान बताया जा रहा है जिसने लैंडिंग की मांग तो की, लेकिन इसको नहीं लैंड करने दिया गया क्योंकि तेहरान से चीन जा रहे इस यात्री विमान में बम की खबर। तो खबर मिलते ही भारतीय एजेंसियां हरकत में आई हैं और अब देखा जा रहा है कि आखिरकार इस बात में कितनी सच्चाई। विमान को दिल्ली जयपुर में उतरने की फिलहाल इजाजत नहीं दी गई है क्योंकि बम मिलने की खबर जैसे सामने आई, चीन की तरफ निकल गया अब ये तेहरान विमान। तो चीन की तरफ निकल गया है तेहरान का ये विमान, आपको बता दें, जिसमें बम होने की खबर आई, जिसके बाद एजेंसियां सतर्क हो गई और दिल्ली और गुजरात में लैंडिंग यानी उतरने के लिए इजाजत नहीं दी गई है। और अब ये वापस जो है विमान तेहरान चला गया है। तो विमान को दिल्ली और अलग अलग जगहों पर जहां उतरना था उसको उतरने के लिए इजाजत नहीं दी गई है चीन की तरफ से। आपको बता दें, तेहरान से चीन जा रहे यात्री विमान में बम की खबर है। खबर मिलते ही भारतीय एजेंसियां हरकत में आई। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। अरविंद, क्या जानकारी मिल रही है, कैसे पता चला इसमें बम है, उसके बाद क्या कदम उठाए गए एहतियाती? जी देखिए, तकरीबन 9:20 पर दिल्ली पुलिस जो IGI एयरपोर्ट है उसको ये जानकारी मिली, साथ ही साथ ATC को ये जानकारी मिली जब ये विमान जो तेहरान से चाइना जाने वाला जो विमान है फ्लाइट नंबर 081 ये हवा में था, तभी जानकारी मिली फ्लाइट के जरिए कि विमान में बम रखा हुआ है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। हालांकि जो इंडियन एयर स्पेस में ही ये विमान था, दिल्ली में इसको लैंडिंग करने की इजाजत नहीं मिली। उसके बाद जो फ्लाइट है उसको जयपुर डाइवर्ट किया गया। अब ये जानकारी आ रही है कि सूत्रों के मुताबिक कि अब इस जो फ्लाइट है, विमान है, इसको चाइना भेजा जा रहा है। लेकिन 9:20 पर जो सूत्र बता रहे हैं कि वो सबसे पहले दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम पर ये जानकारी मिली। इसके अलावा ATC यानी ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भी ये जानकारी मिली कि फ्लाइट में बम रखा हुआ है। तमाम जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट हो गई, लेकिन इस फ्लाइट को दिल्ली लैंड नहीं करना था, डाइवर्ट किया गया जयपुर, और उसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है कि इस फ्लाइट को अब चाइना भेजा जा रहा है। जी अरविंद, एक बात बताएं कि क्या पहले से ही इनपुट था एजेंसीज के पास कि इसके अंदर बम है, या जो पायलट है उन्होंने ATC को सूचना देते हुए ये बताया कि इसमें बम है इसलिए उतरने की इजाजत दें? नहीं, देखिए, जो फ्लाइट है, फ्लाइट से ही जो क्रू मेंबर है, पायलट है, उन्होंने ये सूचना दी। जो सूचना है वो तमाम एजेंसियों को दी गई और दिल्ली की जो IGI एयरपोर्ट है वहां पुलिस कंट्रोल रूम में इस बात की जानकारी आई। साथ ही साथ जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम है वहां पर भी ये जानकारी आई। जो तेहरान से चाइना की तरफ ये फ्लाइट जारी थी, ये इंडियन एयर स्पेस में ही मौजूद था, तब ये सूचना मिली। दिल्ली में इसकी लैंडिंग नहीं हुई, उसके बाद जयपुर डाइवर्ट किया गया और अभी जो शुरुआती जानकारी मिली उसके मुताबिक जो ये फ्लाइट जो अपने गंतव्य चाइना जाना था वहीं पर डाइवर्ट किया गया उनको। अरविंद, क्या जानकारी मिल पाई कि इस प्लेन में कितने लोग सवार थे, क्योंकि यात्री विमान है, लोग थे या नहीं थे, बम की सूचना उस पायलट तक कैसे पहुंची, और लैंडिंग के लिए अब क्या मतलब बम है नहीं है, अब ये जांच होनी है, क्या खबरें इस बारे में मिल रही है? जी, है या नहीं है
इसके बारे में पुष्टि तो जब जो ये विमान है इसकी लैंडिंग होगी तभी जानकारी मिलेगी, लेकिन बिल्कुल ये यात्री विमान है। और इस विमान के बारे में जो सूचना यही आई कि इसमें जो बम है वो रखा हुआ है, और फ्लाइट के जरिए आपको बताऊं ये जानकारी दी गई। जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक ये महान एयर की फ्लाइट थी। इसमें 9:20 पर यह जानकारी मिली। एटीसी संपर्क किया गया। इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में दिल्ली एयरपोर्ट को बताया गया, जहां अनुमति नहीं मिली। उसके बाद तकरीबन पौने घंटे तक जो ये विमान है वो दिल्ली एयरफेस में होल्ड रहा। उसके बाद जयपुर की तरफ इसको डाइवर्ट किया गया। तो ये फिलहाल की जानकारी है जो हमें सूत्रों के जरिए यह जानकारी मिली है। जयपुर डाइवर्ट किया गया था, लेकिन वहां भी लैंडिंग की इजाजत इस फ्लाइट को नहीं मिली है। अरविंद, यात्रियों की जान मुसीबत में, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चीन में ये कितनी देर में लैंड हो जाएगा? दिल्ली में, जयपुर में इसको लैंडिंग की इजाजत इसलिए नहीं मिली क्योंकि बम था, लेकिन मानवीय आधार पर क्या भारत मदद नहीं कर सकता था? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जाहिर सी बात है, तमाम चीजें जांच का विषय है। इस पूरे मामले की जांच होगी, लेकिन हमें सूत्रों के जरिए जानकारी मिली कि इस विमान को दिल्ली लैंड भी नहीं होना था, और ये तेहरान से चीन के ग्वांझू जो शहर है वहां पर ये इस फ्लाइट को जाना है। जो विमान के पायलट हैं इन्होंने दिल्ली एटीसी से संपर्क किया, इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी, जिसके बाद जो फ्लाइट है इसको जयपुर डाइवर्ट किया गया। अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस फ्लाइट को चाइना की जो जहां गंतव्य है ग्वांझू वहां पर डाइवर्ट किया गया। कुछ देर बाद विमान की लैंडिंग भी होगी, उसके बाद ही जो तमाम जानकारी है, जो तमाम डिटेल्स है वो मिल पाएंगी। तो फिलहाल विमान को दिल्ली और जयपुर में उतरने के लिए इजाजत नहीं मिला। आपको बता दें चीन की तरफ ही अब ये तेहरान का जो विमान है वो निकल चुका है। बम होने की जानकारी इसमें सामने आई, जिसके बाद इस विमान ने, इसके पायलट ने यहां एटीएस से बात की कि क्या दिल्ली में लैंडिंग हो सकती है। इसकी इजाजत नहीं मिली। जयपुर के लिए कहा गया, बाद में जयपुर में भी लैंडिंग की बात नहीं हुई, और वापस अब ये विमान जहां इसका गंतव्य था यानी चीन, वहां के लिए ही ये पहुंच चुका है, निकल चुका है। अरविंद, क्या जानकारी और मिल पा रही है? कितने यात्री थे? क्या इस बारे में कुछ पता चल पाया क्या? और अगर ये बम की बात हो रही है, अगर ये सच हुई तो इन सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। शायद इसीलिए पायलट कोशिश कर रहा था कि दिल्ली या कहीं आसपास लैंडिंग हो जाए और ये चेक हो पाए कि बम है या केवल अफवाह है। ये देखिए, जो बम है या अफवाह है इसके बारे में तो जब विमान लैंड होगा तभी इस बात की जानकारी मिल पाएगी। बिल्कुल ये यात्री विमान है और पैसेंजर में इस विमान में लोग मौजूद है, और तेहरान से ग्वांझू शहर जो चाइना है वहां पर इस विमान को जाना था। जो जब पायलट ने ये जानकारी दी, दिल्ली एटीसी को मिली कि ये जानकारी दी कि इस विमान में अभी जो इन्फॉर्मेशन आपको इससे जुड़े हुए मिलेगी आप नजर बना रखें। अपडेट्स के लिए आपके पास लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो है संबोधन चल रहा है, वो जोधपुर एयरबेस में मौजूद है, सुनाते हैं आपको। लिए जा सकते हैं जो कपड़े और जो पहले बड़े वजनी हुआ करते थे, पर समय के साथ छोटे और स्मार्ट होते चले गए। जाहिर है डिफेंस सेक्टर में भी यह प्रक्रिया चालू है। साथियों, पूर्व में सेनाओं ने हाथी जैसे बड़े जानवरों से अधिक एक्टिव घोड़ों की तरफ रुख किया, बड़ी और भारी तोपों से मशीन गन की तरफ रुख किया, हैवी टैंक से लाइट टैंक्स की ओर रुख किया, जो हाई अल्टीट्यूड और माउंटेन फ्रंटियर पर अपेक्षाकृत अधिक कारगर होते हैं। हालिया यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट हो या इसके पहले की अनेक कॉन्फ्लिक्ट्स हों, हमें लेसन्स देते हैं कि हैवी वेपन सिस्टम और प्लेटफॉर्म जो बैटलफील्ड में त्वरित गति से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, उनकी कैपेबिलिटी भी कम होती है और कई बार वे दुश्मनों के लिए इजी टारगेट हो जाते हैं। इसलिए रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में हैवी मशीन्स के इस्तेमाल पर एक क्वेश्चन मार्क देखने को मिला है। ऐसे में उन इक्विपमेंट्स और प्लेटफॉर्म्स के डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ना यह समय की मांग थी, जो मोबाइल हो, जिनके मूवमेंट में आसानी हो, अधिक फ्लेक्सिबल हो, और इन सब के साथ साथ लिथैलिटी और अन्य कैपेबिलिटीज की जरूरतों पर भी वह पूरी तरह से खरे उतरते हों। इस संदर्भ में मैं हमारे एचएएल के इंजीनियर्स की मैं सराहना करना चाहूंगा, जिन्होंने एलसीएच में इन सब खासियतों का एक अभूतपूर्व संतुलन स्थापित किया है।
अब बात कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की। नामांकन दाखिल हो चुके हैं। कल नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है, लेकिन इस बात के पक्के आसार हैं कि सर्वसम्मति का रास्ता खत्म हो चुका है। खड़गे और थरूर का मुकाबला तय है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव का नतीजा चाहे कुछ भी हो, लेकिन शशि थरूर पूरे जोश में हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर नागपुर से हैदराबाद तक घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं। थरूर कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र बहाल करने का वादा कर रहे हैं। उनका कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी में कोई बदलाव नहीं ला सकेंगे। उनके अध्यक्ष बनने से पुराना सिस्टम ही बना रहेगा। जरूरत युवा अध्यक्ष की है। मैं शुरुआत से भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस युवाओं की कांग्रेस बनना चाहिए, क्योंकि भारत अभी युग देश है। 52% 25 साल से नीचे है, और अगर आप 35 साल से नीचे देखेंगे तो 65% लोग इतने ये उम्र के हैं। तो ये जवान देश जब है हमारे, और जैसे कि एक मेजॉरिटी हमारे मतदार पे वोटर्स जवान है, तो उनकी आवाज सुनने की बड़ी जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे बनाम शशि थरूर का है। थरूर कांग्रेस के असंतुष्ट गुट G23 का हिस्सा हैं और माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस आलाकमान की पसंद हैं। हालांकि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साफ किया है कि उनकी कोई निजी पसंद नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मुझे कहा है कि कोई भी आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है, कि गांधी परिवार निष्पक्ष रहेंगे, और अगर किसी ने कहा कि पार्टी के समर्थन किसी के साथ है, वो बिल्कुल बात सही नहीं। तो इस हालत में मुझे इस विषय पर कोई चिंता नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या शशि थरूर को यकीन है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष बन पाएंगे? देखिए, अंडरडॉग भी कभी कभी जीतते हैं, देखते हैं। शशि थरूर के मुकाबले मल्लिकार्जुन खड़गे बुजुर्ग और अनुभवी नेता हैं। खड़गे के मुताबिक शशि थरूर ने उन्हें उम्मीदवार बनने पर बधाई देने के लिए फोन किया था। तब उन्होंने थरूर से सर्वसम्मत उम्मीदवार के लिए कोशिश करने का सुझाव दिया था, लेकिन थरूर नहीं माने। उन्होंने मेरे को टेलीफोन किया था कंग्रेचुलेट करने के लिए। तब मैंने कहा धन्यवाद आपको, लेकिन ये बेटर होगा कि कंसेंसस कैंडिडेट बनके एक ही उभर के आए। तब उन्होंने कहा नहीं, डेमोक्रेसी में फाइट करना है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में कल नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है, लेकिन दोनों नेताओं के रुख से साफ है, चुनाव तय है। हैदराबाद से अब्दुल बशीर, नागपुर से योगेश पांडे और दिल्ली से आशुतोष मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुधाकर सिंह के उस बयान से नाराज थे जब उन्होंने कहा था कि कृषि विभाग में कई चोर हैं और वो उनके सरदार हैं। इसके बाद से ही उठापटक शुरू हो गई थी। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता, तो चोरों का हम सरदार हैं। अब सरदार ही लगाएंगे, जब चोरी हो रहा है तो उसके सरदार हुए। तो आप कम से कम पुतला उतला ठोकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मुझे। बिहार में जिस गठबंधन के जोर पर लालू नीतीश पीएम मोदी को सत्ता से बाहर करने का दम भर रहे हैं, क्या उस गठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है? क्या अंदरूनी खींचतान के चलते महागठबंधन का दम फूल रहा है? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही कृषि विभाग में घोटालों का मुद्दा उठाने वाले अधिकारियों पर सरेआम नाराजगी जताने वाले, गुस्से में खुद को चोरों का सरदार बताने वाले कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। संयोग से बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूँ, बिहार के कृषि मंत्री इस शुभ अवसर पर, शुभ दिन पर अपना त्याग पत्र भेज दिया है सरकार के पास, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े। सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह ने कृषि मंत्री के पद के इस्तीफे की जानकारी दी, साथ ही लड़ाई न बढ़ाने की बात कही। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या महागठबंधन वाली सरकार में वर्चस्व वाली लड़ाई जो 2 महीनों में आरजेडी के कोटे के 2 मंत्रियों के इस्तीफे तक आई। पहले आरजेडी कोटे के कार्तिकेय सिंह ने मंत्री पद गंवाया और अब सुधाकर सिंह का नंबर आया।
कृषि मंत्री के इस्तीफे के बहाने बीजेपी नीतीश सरकार पर हमला बोल रही है। 2 महीने के भीतर नीतीश सरकार के 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो गया, यानी 2 महीने में 2 विकेट गिर चुका है। अभी नीतीश कुमार की और फजीहत होना बाकी है। और देखिए, जो जगता बाबू ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि 2023 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश जी बिहार छोड़कर दिल्ली की राजनीति में जाएंगे, कहीं न कहीं उसकी कीमत जगता बाबू को अपने बेटे के बलिदान के रूप में चुकानी पड़ी है। केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री भगवंत कुबा जी आए, उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ 1.70 लाख टन यूरिया रिजर्व रहते हुए ये पूरा घोटाला हुआ था। और इस घोटाले पर जब कृषि मंत्री को किसानों ने ध्यान आकृष्ट किया और किसानों के आरोपों को कृषि मंत्री ने सत्यापित किया। नीतीश कुमार जी अफसरशाही के भरोसे सरकार चलाते हैं और अगस्त के अफसरों की इस लूट के कारण कृषि मंत्री ने जो सच बोला उसकी सजा उनको भुगतनी थी और वही हुआ। माना जा रहा है कि सुधाकर सिंह का बयान नीतीश कुमार को सही नहीं लगा और अब यही उनके इस्तीफे की वजह बना है। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता, तो चोरों का हम सरदार है, अब सरदार ही लगाएंगे। जब चोरी हो रहा है तब उसके सरदार हुए, तो आप कम से कम पुतला फूकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मेरे। गठबंधन में शामिल दल अब अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं। सरकार में शामिल दलों में मनमुटाव की बातों से इनकार कर रहे हैं। और इस्तीफा के पीछे जो कारण है, उस कारण की व्याख्या खुद ही अपने अनुसार जगता बाबू कर रहे हैं। जगता बाबू बोल रहे हैं कि लड़ाई न बढ़े, सरकार ठीक से चलती रहे, इसलिए इस्तीफा हुआ। तो यह तो कोई भी चाहेगा कि सरकार ठीक से चले, तो इसलिए इस्तीफा उनका हुआ है। और जगता बाबू जो बोल रहे हैं तो कारण तो वही बता रहे हैं, इस पर हमारी टिप्पणी की क्या जरूरत है। अब किन कारणों से दिया ये बात तो माननीय कृषि मंत्री जी विस्तारित रूप से बताएंगे, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से बिहार की भलाई के लिए काम कर रही है। जो बीजेपी कह रही है कि 2 विकेट गिर गए, अरे बीजेपी को तो सरकार से ही ऑल आउट कर दिया, अब वो 2 विकेट में ही क्यों खुश हो रही है। सुधाकर सिंह 2013 में चावल घोटाले के आरोपी हैं।